नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म टेम स्टडी में स्वागत है। मैं तमन्ना शर्मा आज आपके सामने एक नया विषय हिंदी भाषा का उद्भव और विकास लेकर आई हूँ। टेम स्टडी में अब एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, जिसके माध्यम से आप यूजीसी नेट की तैयारी और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें विशेषतः जो टीचिंग से संबंधित है उसकी तैयारी आप इसमें कर सकते हैं। तो बिना समय बर्बाद किए हुए चलो शुरू करते हैं हमारा नया टॉपिक, हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। इसमें हम मुख्यतः आज विकास की जो शुरुआती बिंदु होता है, यानी उद्भव किस प्रकार हिंदी भाषा की शुरुआत हुई, वो कौन सा बिंदु था जिससे हिंदी भाषा निकल कर आई है, उसके बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी विषय में जब शोध किया जाता है तो उसके बारे में पहले उससे संबंधित जितनी भी जानकारी होती है वो निकाली जाती है। इस विषय में हिंदी भाषा कैसे उभर कर आई है, हिंदी भाषा की शुरुआत कैसे हुई है, इसको जानने के लिए पहले उससे संबंधित यानी उससे प्राचीन जितनी भी भाषाएं रही हैं उनको जाना जाता है। तो इसीलिए जो हमारे भाषाविद हैं उन्होंने अभी विश्व में जितनी भी प्रचलित भाषाएँ हैं, यानी लगभग 3000 भाषाएँ जो आज विद्यमान हैं, मुख्यतः जो मोटे मोटे रूप से देखी जा सकती हैं, उनका गहन अध्ययन किया है। और उसके बाद उन्होंने उन भाषाओं को, जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि विभिन्न भाषाओं के अध्ययन की सुविधा के लिए भाषाविदों ने इसे विभिन्न भाषा परिवारों, उनकी शाखाओं और उपशाखाओं में विभाजित किया। यानी जितने भी भाषाएं थी उन सभी को विभिन्न परिवारों में बांट दिया। परिवारों से हमारा तात्पर्य ये है कि उन भाषाओं को उनके गुणधर्म, समानताओं के आधार पर उनको एक अलग हिस्से में बांट दिया और ऐसे करते करते लगभग 100 परिवार बनाए। उन परिवारों में भी उनकी शाखाओं में और उपशाखाओं में उनको विभाजित किया। तो विभिन्न भाषाओं के अस्तित्व में आने के बहुत सारे कारण रहे हैं, जिसमें भौगोलिक दूरियां, मानव का अन्य समुदायों के संपर्क में आना और वहाँ की जलवायु आदि। अगर हम वास्तविक रूप से देखें कि ये हुआ कैसे, तो ये हम देख सकते हैं, ये हम मान सकते हैं कि मानव विश्व में पहले केवल एक भाषा थी। एक समुदाय रहता था जिसकी केवल एक भाषा थी, जिसका वो इस्तेमाल करता था अपने भावनाओं के, विचारों के आदान प्रदान करने में। उस भाषा को कैसे विभिन्न भाषाओं में विभाजित किया गया, इसके पीछे के कारण रहे हैं। कैसे रहे हैं? वो समुदाय हमेशा के लिए एक स्थान पर तो रहेगा नहीं, क्योंकि पहले हम जानते थे कि शिकार के लिए या बहुत सारे कारणों के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। तो जैसे ही उन्होंने अपना स्थान एक जगह से दूसरे स्थान पर गए, वैसे ही स्थान के परिवर्तन से जो अन्य पशु पक्षी हैं, वहाँ पे और भी समुदाय हो सकते हैं रहते हों, या जलवायु में परिवर्तन आ गया, इन सब के संपर्क में आने के बाद उनकी जो भाषा है, उन भाषा का जो लहजा है, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आया। जैसे ही वो परिवर्तन आया, उनकी भाषा में आगे बढ़ते बढ़ते समय के साथ, 1-2 साल की बात नहीं होती है, काफ़ी सालों की बात होती है, तो ऐसे उनकी भाषा में परिवर्तन आते गए। तो ऐसे ही अब तो करोड़ों साल हो गए हैं, तो इतने सारे भाषा परिवार होना एक सामान्य सी बात कही जा सकती है। तो इसी के माध्यम से हम देखते हैं कि हिंदी भाषा एक जिस परिवार से आती है उसको भारोपीय भाषा परिवार कहा जाता है। तो जैसा कि हमने पहले जाना है कि हमारे वैज्ञानिकों ने लगभग 100 भाषा परिवारों का निर्माण किया। लगभग 3000 भाषाओं का विश्लेषण करने के बाद इन्होंने भाषा परिवार बनाए ताकि इनका अध्ययन सरल हो सके। तो इन्हीं में से एक सबसे महत्वपूर्ण भाषा परिवार है भारोपीय भाषा परिवार। विभिन्न भाषाओं का समूह जिसमें स्थानीय समीपता, शब्दों की समानता, व्याकरण साम्य या ध्वनि की समानता पाई जाए, वह एक भाषा परिवार में होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि एक भाषा परिवार में ये सारी खूबियाँ हों कि वह आसपास समीप के स्थानों के हों, या शब्द एकदम से समान हो, या व्याकरण साम्य हो। इनमें से कोई एक खूबी भी हो या 1-2 लगभग समान हो, तो वो भी एक भाषा परिवार में कर दिए जाते हैं। जैसे भारोपीय भाषा परिवार में भारत और यूरोपीय का आभास होता है, यानी भारत के क्षेत्र में बोली जाने वाली कुछ भाषाएं और यूरोप की भाषाओं का एक ही परिवार है। सोचने की बात है कि कैसे हो सकता है, क्योंकि यूरोप में जैसे इंग्लिश है,
एकदम ही अलग है हमारी हिंदी से। पर इसका हम आगे अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि कैसे ये दोनों एक ही कुल की, एक ही परिवार की भाषाएं हैं। यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह भारत और यूरोप के एक बड़े क्षेत्र में, बड़े भूभाग में बोली जाती है। जो बाकी भाषा परिवार हैं वह एक छोटे छोटे क्षेत्रों में बोले जाते हैं, जबकि यह बहुत बड़े क्षेत्र में बोले जाते हैं। इसके अलावा हमारा सर्वाधिक जनसंख्या, भारत की जनसंख्या हम जानते हैं कि अब विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुकी है, सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है भारत। तो इतनी बड़ी जनसंख्या अगर किसी भाषा परिवार में आती है तो वो महत्वपूर्ण तो हो ही सकता है। इसके अलावा यूरोप की जनसंख्या भी कम नहीं है, तो बहुत बड़ी जनसंख्या भारतीय भाषा परिवार में बोली जाने वाली भाषाओं को बोलती है, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो इसका साहित्य है, इसमें जो साहित्य रचित है, इन भाषा परिवार में जो भाषाएं सम्मिलित हैं उसमें जो साहित्य रचित है वह बहुत ही समृद्ध, प्राचीन और प्रमाणिक साहित्य है। ऐसा नहीं है कि उसकी प्रामाणिकता साबित नहीं हो पाई है, और विश्व भर में यह प्रसिद्ध साहित्य है, इसलिए भी यह महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसकी उत्कृष्ट सांस्कृतिक परंपरा रही है। तो ऐसे ही कारणों की वजह से हमारा भारतीय भाषा परिवार प्रसिद्ध है। अब देखा जाता है कि इसका उद्भव 2700 ईस्वी पूर्व से 2600 ईस्वी पूर्व के बीच में है। अब हम देखते हैं कि भारतीय भाषा परिवार के मुख्य क्षेत्र कौन से हैं जिनमें ये बोली जाती है। तो मुख्य है हमारा उत्तरी भारत। उत्तरी भारत ही क्यों, पूरा भारत क्यों नहीं? क्योंकि जो दक्षिण भारत है उसमें द्रविड़ भाषा परिवार आता है, और इसके कुछ क्षेत्र हैं उनमें और भी भाषा परिवार आते हैं छोटे छोटे, पर मुख्यतः जो हमारा उत्तर भारत है उसमें भारतीय भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। इसके अलावा अफ़गानिस्तान, ईरान, यूरोप और विश्व के अन्य छोटे छोटे क्षेत्र, सिर्फ यूरोप तक ही सीमित नहीं है, सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, यह भाषा परिवार विश्व के और क्षेत्रों में भी बोला जाता है, बट मुख्यतः ये क्षेत्र हैं, इसलिए हम इन्हीं के नाम जानेंगे। इसके अलावा इसकी कुछ भाषाओं को हम जानेंगे, कौन कौन सी इसमें भाषाएं सम्मिलित है इस भाषा परिवार में। तो अगर हम यूरोप की साइड जाएं तो अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन आदि जो पश्चिमी भाषाएं हैं वो इसी भाषा परिवार में सम्मिलित हैं। और हमारे हिंदुस्तान की साइड आएँ तो हिंदी, बंगाली, मराठी, पहाड़ी, ये सारी भाषाएं भी भारतीय भाषा परिवार में बोली जाती हैं। तो अब हम जानेंगे कि इसको और किस किस नाम से जाना जाता है, जैसे इंडो जर्मनिक, इंडो कैल्टिक, कोकेशियन, जैकेटिक, भारतीय और भारत हित्ती। बट क्यों हम भारतीय भाषा परिवार ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं या इसी नाम को ज़्यादा महत्व देते हैं? क्योंकि ज़्यादातर वैज्ञानिकों ने, ज़्यादातर जो हमारे भाषाविदों ने इसे स्वीकार किया है, पर अलग अलग जगह पे, जैसे कि इंडो जर्मनिक, जर्मनी के जो वैज्ञानिक हैं वो इंडो जर्मनिक को ज़्यादा महत्व देते हैं, और जैसे भारत के जो हैं वो भारत को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो ऐसे तो कुछ ना कुछ विरोध होते ही रहते हैं, पर जो मुख्यतः हम मानते हैं वो भारतीय को मानते हैं। इसके अलावा जो भारतीय भाषा परिवार नाम है इसके भी बहुत सारे विरोध होते हैं, कुछ अपवाद हैं, कुछ समस्याएं हैं। जैसे कि पहला है कि जो भारतीय नाम है उससे ऐसा लगता है कि ये भारत और यूरोप में बोली जाती है, जबकि यह जो भाषा है विश्व के अन्य क्षेत्रों में भी बोली जाती है। तो इन विद्वानों का ये कहना है कि इसका भारतीय नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में भी बोली जाती है। पर देखा जाए तो हम उस चीज़ को लेते हैं जो मुख्यतः होती है, तो मुख्यतः तो ये भारत और यूरोप में ही बोली जाती है। दूसरा इसके ऊपर जो नाम आता है वो है कि भारत और यूरोप में भारतीय परिवार की ही बोली जाती है, ऐसा लगता है नाम से, क्योंकि इसका नाम भारतीय है, यानी हम पूरे भारत को इसमें ले लेते हैं, जबकि भारत में और यूरोप में और भाषा परिवार भी हैं। जैसे भारत में, जैसे मैंने पहले बताया था कि दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार आता है, तो खाली पूरा भारत ही क्यों नाम इसमें दिया गया है। वैसे यूरोप में और भाषा परिवार की भी बोली जाती हैं। इसके अलावा तीसरा है तोखरी जैसी भाषाओं की उपेक्षा करना। तोखरी चाइना की भाषा परिवार है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत बड़ा भाषा परिवार है जो इसमें आता है, परंतु उसका कहीं मुख्यतः नाम नहीं लिया जाता।
इसलिए इसकी उपेक्षा की गई है। तो ऐसे ही ये तीन इसके ऊपर इसकी तीन समस्याएं बताई गई हैं कि क्यों हम इसको माने, इस नाम को। तो इन्होंने इसको दो क्षेत्रों में बांटा है, दो भागों में बांटा है। पहला है हमारा केंतुम, दूसरा है सतम। विचित्र है कि इनके नाम केंतुम और सतम ही क्यों रखे गए, तो इसको भी हम जानेंगे। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। सबसे पहले हम इसका एक मोटा मोटा ओवरव्यू देख लेते हैं कि केंतुम में आते हैं हमारी इटैलिक, ग्रीक, केल्टिक, जर्मनिक, तोखारी, हिट्टाइट यानी हित्ती, ये सब भाषाएं। और सतम में आती है भारत ईरानी, आर्मेनियम, आर्मानी, अल्बेनियन, बाल्टोस्लाविक, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। तो ये आती हैं सतम में, जो कि मैंने बताया था पहले भी कि वैज्ञानिकों ने इसको अच्छे से समझने और अध्ययन करने के लिए इसको शाखाओं में बांटा है। तो ये वही शाखाएं हैं, जैसे पेड़ की शाखाएं होती हैं वैसे इसकी भी शाखाएं, ताकि अच्छे से समझे जा सके। और वैसे ही उपशाखाएं हैं, जैसे भारत ईरानी की यानी आर्य भाषा की शाखा आती है भारत आर्य भाषा शाखा, ईरानी शाखा और दर्दी शाखा। जो भारत की भाषाएं हैं वो भारत आर्य भाषा शाखा में आगे चल के हम समझेंगे। अब हम देखेंगे कि केंतुम और शतम का आखिर सीक्रेट क्या है, यही नाम क्यों रखे गए, इस नाम से ऐसे ही इनका विभाजन कैसे हुआ। तो फान ब्रेड के नामक एक प्रसिद्ध विद्वान थे। उन्होंने भाषाओं को समझने के लिए और भारतीय भाषा परिवार को समझने के लिए कि कैसे ये एक ही परिवार में है, समझाने के लिए उन्होंने आधार लिया 100 को। 100 यानी जिसको हम अंग्रेजी में 100 बोलते हैं, तो हिंदी में 100 को आधार लिया। और उन्होंने बताया कि जैसे 100 को लैटिन में केंतुम बोलते हैं, तो उसी 100 को अगर हम संस्कृत में देखो तो शतम बोलते हैं। तो जो उसका क है वो इसका श है, मतलब तो एक ही हुआ। इन दोनों का अर्थ तो है 100 ही, 100 है। तो लैटिन का केंतुम, संस्कृत का शतम। इसके अलावा इन्होंने एक दो उदाहरण और दिए हैं, जैसे कि क वर्ग वाले एक तरफ हैं, जैसे कि हेक्टोन ग्रीक में बोला जाता है 100 को, और केंट फ्रांस में बोला जाता है 100 को। हालांकि शायद इसको सेंट बोला जाता है, बट इन्होंने यही बताया कि इसको केंट बोला जाता है। तो उसका क वाला आ गया, और श स ज वर्ग वाले एक तरफ, जैसे शतम ईरानी में 100 को सतम बोला जाता है। तो ये आ गए हमारे एशिया की तरफ वाले। तो आपको जो नीचे यह दिख रहा है चार्ट पूरा, यह मैंने हमारे प्रसिद्ध जो व्याकरण है कामता प्रसाद गुरु की जो बुक है उससे लिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे ये सारी एक ही भाषा परिवार की भाषाएं हैं। अगर हम गौर से देखें तो संस्कृत में पिता को यानी फादर को पितृ बोला जाता है, मीडी में पत्र, फारसी में पिदर, यूनानी में पाटेर, लैटिन में इसको पेटर, अंग्रेजी में फिर थोड़ा सा चेंज आ गया फादर, और हिंदी में पिता। तो थोड़ा बहुत अंतर आ गया है जगह के परिवर्तन का, लेकिन लगभग सेम है। जैसे अगर हम देखें एक को, तो एक संस्कृत में बोला जाता है एक, मीडी में यक, फारसी में यक, यूनानी में हैन, लैटिन में एन, वन और एक। तो जिस तरह इसमें दिखा रखा है, तो हमने जाना कि कैसे हिंदी भाषा के उद्भव और विकास में भारतीय परिवार एक आधार की तरह काम करता है। तो अंत में अब मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ये आपके अपने YouTube चैनल टाइम स्टडी को थोड़ा सहयोग दे, ताकि मुझे भी और वीडियोस बनाने का हौसला मिले। और बस धन्यवाद। अगली वीडियो में हम आगे की जानकारी जानेंगे कि कैसे भारतीय भाषा परिवार से हिंदी का जन्म होता है। धन्यवाद।